हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के कुछ क्वेश्चन करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन ही है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, कार्बन के कॉपर के दो आयंस होते हैं, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। जब कॉपर पर +1 होता है तो उसको क्यूप्रस बोलेंगे, और कॉपर पर जब 2+ होता है तो क्यूप्रिक बोलेंगे। यहाँ पर एक फैक्ट है, इस फैक्ट को जरा देखिए, क्या है ये फैक्ट। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉपर हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट कॉपर क्यूप्रिक आयोडाइड। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्यूप्रिक आयोडाइड, CuI2। मतलब क्या हुआ कि कॉपर फ्लोराइड मिलेगा, कॉपर क्लोराइड पाया जाता है, कॉपर ब्रोमाइड पाया जाता है, लेकिन क्यूप्रिक आयोडाइड नहीं। तो क्यूप्रिक फ्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक ब्रोमाइड तो एक नोन है, लेकिन क्यूप्रिक आयोडाइड नोन नहीं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? एक्चुअल में देखिए, इस क्यूप्रिक आयोडाइड को अगर आप तोड़ेंगे तो इसका कटायन मिलेगा क्यूप्रिक आयन Cu2+ आयन, और एनायन मिलेगा आयोडाइड। अब होता क्या है कि ये जो क्यूप्रिक है इस आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद को क्यूप्रस में बदल देगा, और यहाँ पर I2 मतलब आयोडाइड को क्यूप्रिक ने ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना दिया, I- को I2 में कन्वर्ट कर दिया, और खुद को किसमें, क्यूप्रस आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहां पर देखिए Cu2+ ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन मतलब I- इंटू I2। तो यही कारण है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है जो नीट में, जेई में पूछा जा सकता है कि कॉपर के कौन सा हैलाइड अननोन है, तो आपको बताना है क्यूप्रिक आयोडाइड अननोन है। अगर ये क्वेश्चन कहीं पर स्टेटमेंट वाइज आ जाए कि क्यों अननोन है, तो इसका कारण है आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है आयोडीन में इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक आयन आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है और खुद को क्यूप्रिक जो है क्यूप्रस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब खुद का रिडक्शन करा देता है और उसका आयोडाइड का ऑक्सीडेशन करा देता है। ठीक है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में एक देखिए, इन एक्वस सॉल्यूशन क्यूप्रिक आयन इज मोर स्टेबल देन क्यूप्रस है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिएगा तो Cu+1 का 3D10 होता है और Cu2+ का 3D9 होता है। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी तो देखा जाए ऐसे तो कॉपर +1 का ही स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D10 है, फुलफिल्ड है। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। एक्वस सॉल्यूशन में क्यूप्रिक आयन Cu2+ एक्वस आयन इज मोर स्टेबल देन Cu+ एक्वस आयन। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है देखिएगा जरा। आप एक काम करिए, क्यूप्रस से क्यूप्रिक में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन करना है, और इसमें कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट के भी रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा तो लग रहा है कि क्यूप्रस से क्यूप्रिक बनना एक जटिल प्रक्रिया है, काफी मतलब ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, करता भी है, बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन यहां पर एक और बात है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्यूप्रस, ये जो Cu2+ आयन है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल के पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हैं, वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें दो पोल होता है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल कहां पर होगा, पॉजिटिव पोल होता है हाइड्रोजन पर और नेगेटिव पोल होता है ऑक्सीजन पर। तो ये जो कटायन और एनायन होते हैं वाटर को बड़ी ही आसानी से अट्रैक्ट करते हैं थ्रू आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये Cu2+ जो है पानी को अट्रैक्ट करता है, और पानी अपने ऑक्सीजन वाले एंड से, क्योंकि ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव चार्ज है,
तो उससे ये अट्रैक्ट होता है आयन डाइपोल फोर्स से। एक वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं होता है, मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं। तो आयन के चारों बगल इन्वेलप बना लेते हैं, पानी का एक सिथ बन जाता है, इन्वेलप बन जाता है, आवरण बन जाता है, और इसी को हम लोग एक्वस CO2+ आयन कहते हैं। ये हर कटायन और एनायन के साथ हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये आप देखिएगा कि एक क्यूब मतलब हाइड्रेशन बोला जाता है, और इसमें एनर्जी रिलीज ही हो रही है, क्योंकि यहाँ तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। जहाँ भी अट्रैक्शन होता है वहाँ एनर्जी रिलीज होती है। तो मतलब ये हुआ कि Cu+ से जब Cu2 एक्वस आयन बनता है तो इसमें दो स्टेप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और दूसरा हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन में ये जो हाइड्रेशन का जो मैग्नीट्यूड है, यहां पर इस चीज को हम फोकस कर रहे हैं, देखिएगा यहां देखिएगा जरा कि ये जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज हो रहा है और सेकेंड आयोनाइजेशन में ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। जब आप इसका ΔH टोटल निकालिएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव ना आकर के क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और कहीं पर भी ΔH निगेटिव है तो आप जानते हैं कि ΔG = ΔH - T∆S होता है। अगर ये ΔH निगेटिव हो रहा है तो ΔH निगेटिव होने का मतलब ये फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है? क्योंकि ये ΔG को निगेटिव बना रहा होता है। ये किसको निगेटिव बना रहा है? ΔG को निगेटिव बना रहा है, मतलब इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस से बना देता है। ठीक है, इसी वजह से एक्वस सॉल्यूशन में अगर कहीं पर कॉपर Cu+ आयन है तो Cu+ आयन डिस्प्रोपोर्शनेशन में चला जाएगा और ये Cu2+ आयन और Cu में चला जाता है। मतलब इसका सेल्फ ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है, ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हाइड्रेशन ज्यादा है, ΔH निगेटिव हो गया, इसलिए ΔG भी निगेटिव हो जाता है। ΔG निगेटिव स्पॉन्टेनिटी को बता रहा है, मतलब ये काफी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है, स्वतः होता है। तो जाहिर सी बात है, हमने इसी वजह से ये बात लिख दिया है कि इन एक्वस सॉल्यूशन Cu+ आयन undergoes disproportionation reaction. Disproportionation reaction is the auto redox reaction. इस रिएक्शन के अंदर Cu+1 जो है वह ऑक्सीडाइज होकर के Cu2+ भी बन जाता है और रिड्यूस होकर के Cu भी बन जाता है। तो याद रखिएगा एक्वस सॉल्यूशन में क्या, अच्छा जब क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर सॉल्यूशन देता ही नहीं है, कभी कभी तो दे देगा कि एक्वस सॉल्यूशन में Cu2+ ज्यादा स्टेबल है, क्यों? ठीक है, कभी कभी ये सब कुछ नहीं लिखता है, सीधे पूछेगा कि Cu2+ आयन और Cu+ आयन या Cu2+ के सॉल्ट और Cu+1 के सॉल्ट में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो आपको क्या बताना है? Cu2+। कौन आयन ज्यादा स्टेबल है? Cu2+। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, यही चीज हमने इसको समझाया है कि 3D10 बच्चों को लग रहा है और यहाँ 3D9 है, तो ऐसा लग रहा है कि ये फुलफिल्ड है तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए और ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो कम स्टेबल होना चाहिए। तो ये तो ड्राई स्टेट वगैरह की बात है, एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है। लिखने की बारी आएगी, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर में पूछेगा तो क्या लिखिएगा? इन एक्वस सॉल्यूशन Cu+ इज लेस स्टेबल देन Cu2+ बिकॉज इन कन्वर्शन ऑफ Cu+ into Cu2+, there is net release of energy. Actually, magnitude of second ionization enthalpy is less than magnitude of enthalpy of hydration of Cu2+, है ना? Hence, Cu+1 undergoes disproportionation और ये रिएक्शन लिख देना है। ठीक है, देखिए जरा, कुछ ट्रांजिशन मेटल ऐसे होते हैं जो एग्जिबिट करते हैं अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सोकटायन में और ऑक्सोएनायन में। ऑक्सोकटायन क्या है? तो टाइटेनियम अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, ऑक्सोकटायन बना रहा है। मतलब ऑक्सोकटायन किसे कहते हैं? ऐसे ऑक्साइड जिस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सोकटायन बोलेंगे। तो देखिए वेनेडियम अपने +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या कर रहा है?
ये ऑक्सो कटायन का फॉर्मेशन करता है। इतना ही नहीं, वो ऑक्सो एनायन भी बनाता है। अच्छा, ऑक्सो एनायन के केस में देखिएगा तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल MO4 मतलब 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है और इस पर N पॉजिटिव है। और ये M कौन कौन है, ये जो मेटल है वह कौन कौन हो सकता है, तो जनरली आपको क्रोमियम हो सकता है, वैनेडियम हो सकता है ना, मैग्नीज हो सकता है। तो ये सब अपने कंपाउंड, जैसे मैग्नीज क्या क्या बनाता है, मैग्नाइट बनाता है, मैग्नेट बनाता है, पर मैग्नेट बनाता है। और क्रोमियम क्या बनाता है, क्रोमेट बनाता है। वैनेडियम क्या बनाता है, वैनेडेट बनाता है। इन सबों का स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल सबका टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल के वर्टेक्स पर एक एक ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है तो प्रत्येक वर्टेक्स पर एक एक ऑक्सीजन रहेगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है इसी के, जैसे ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ -3 होगा। यहाँ पर अगर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए -2, +7 में रहेगा तो -1। तो इस तरह से इसको ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही इस आयंस पर चार्ज आता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन सब इसमें ये जितने भी हम देख रहे हैं, ये जितने भी हैं, चाहे वह वैनेडेट हो, क्रोमेट हो, मैग्नाइट हो, मैग्नेट हो, पर मैग्नेट हो, इन सबों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। और इनके सेंट्रल एटम जो मैग्नीज है, क्रोमियम है, वैनेडियम है, उनका हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों बना रहे हैं। पाई बॉन्ड का नेचर p पाई p पाई भी हो सकता है और d पाई p पाई भी हो सकता है, ठीक है। और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बच्चों को लगता है कि टेट्राहेड्रल है तो sp3 नहीं है, बल्कि ये क्या हाइब्रिडाइजेशन है, D3s है। क्या है, D3s है। इसको हमने नेक्स्ट पेज पर समझा भी दिया क्यों D3s है, क्योंकि मैग्नीज का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं तो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2 4p0। तो यहाँ तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 5 अनपेयर्ड, लेकिन इसमें कितने बॉन्ड इसको बनाना है, 7 बॉन्ड बनाना है। 7 बॉन्ड बनाने के लिए 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक्साइटेशन होगा और इस एक्साइटेशन से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर के 4s से 4p में जाएगा। तो देखिए अब इसके पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बॉन्ड ये बनाएगा, तो इसके लिए 3 प्योर ऑर्बिटल होना चाहिए, एक 4p का ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल 3d के। तो ये क्या बनाएगा, एक तो p पाई बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, और 2 जो है d पाई p पाई और d पाई p पाई बनाएगा, मतलब 3 बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन बाकी के जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इनको तो सिग्मा बॉन्ड बनाना है। सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन पहले होगा, और हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होगा, एक s है और 3 d है, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन से क्या बनेगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, D3s D3s D3s, ठीक है। तो ये 4 है। इसी तरह से तो मैग्नीज का, क्रोमियम का, वैनेडियम का, ये सारे ऑक्सो एनायन में जो MO4N- जिसका जनरल फॉर्मूला हमने लिख दिया है उसका D3s होगा, sp3 नहीं होगा। आप देखिए, transition metal and their many compounds act as catalyst in various reaction due to, देखिए ट्रांजिशन मेटल और उसके बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, है ना, जो क्या करते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने कैटालिस्ट पढ़ा था, अब यहाँ पर भी कैटालिस्ट पढ़ना है। कैटालिस्ट के क्या है, क्यों दिखाता है इसका, क्यों ट्रांजिशन मेटल और उसके बहुत सारे कंपाउंड कैटालिस्ट की तरह वर्क करते हैं, इसकी क्या रीजन है। तो पहला रीजन है इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी। ये क्यों होता है, ये इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ N-1d सबसेल है और इसका लार्ज सरफेस है। जब पाउडर आप बनाते हैं तो ये लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट हो जाता है ना, फाइनली डिवाइडेड पाउडर जब लेते हैं उस समय। अगर ये सारे सभी को एटम मान लिया जाए तो इनके ये सभी क्या हैं, फ्री वैलेंसीज हैं, ये सब क्या है, फ्री वैलेंसीज हैं।
अब क्या होता है, कोई रिएक्टेंट पहले कैटालिस्ट की तरफ डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज होकर के इसके साथ टेम्पररी बॉन्ड बना लेता है। इस टेम्पररी बॉन्ड बनाने के बाद ये क्या करेगा, टेम्पररी बॉन्ड जैसे ही बनाया उसके बाद उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में भारी कमी आती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट हो जाने के बाद वह वाइब्रेशनल फिर भी डिग्री रहेगा, वहां पर ये बड़ी आसानी से, है ना, प्रॉपर डायरेक्शन में कोलिजन करते हैं, जिस कोलिजन की वजह से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट में बनता है और वह प्रोडक्ट के फॉर्मेशन करने में, देखिए ना यहाँ ब्रेकिंग, मेकिंग एंड ब्रेकिंग, कुछ बॉन्ड ये जो टेम्पररी बॉन्ड जो बनाया था वो ब्रेक कर रहा है और इनके बीच में परमानेंट बॉन्ड डेवलप कर रहे हैं। तो अब देखिए जरा कि जैसे ही इनके बीच में परमानेंट सॉलिड बॉन्ड, मतलब ये भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, ये फिर इनका यहाँ से जो टेम्पररी बॉन्ड था, जो मेकिंग हो रहा था वो बन गया, तो जो ब्रेकिंग हो रहा था वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूटने के बाद फिर यह कैटालिस्ट के सरफेस से प्रोडक्ट दूर चला जाएगा। अब फिर यह कैटालिस्ट फ्री हो गया और किस काम के लिए, कैटालिसिस करने के लिए। अच्छा, ये कैसे करता है, रियल एग्जाम्पल अगर देखें तो देखिएगा जरा, ये देखिए, देखिए जरा एग्जाम्पल देखिए, इन कांटेक्ट प्रोसेस, ये कांटेक्ट प्रोसेस है। इस कांटेक्ट प्रोसेस से आप क्या बनाते हैं, कांटेक्ट प्रोसेस से आप H2SO4 बनाते हैं। इसमें ये 3 स्टेप होते हैं, सल्फर को जला करके SO2 गैस बनाया जाता है, फिर SO2 एक रिवर्सिबल रिएक्शन में SO3 बना देता है, ये SO3 H2SO4 से कंबाइन करके ओलियम बनाता है, और जैसे ही ओलियम बना बड़ी तेजी से इसमें वाटर ऐड किया जाता है, जिससे 2 मोल H2SO4 मिल जाता है। 1 मोल H2SO4 खर्च होता है और 2 मोल H2SO4 निकल रहा है, मतलब इसमें नेट गेन 1 मोल H2SO4 का होता है। लेकिन इसका की स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वह क्या करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। देखिए करता क्या है कि पहले ही अपने ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है SO2, अभी इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो SO2 को जब अपना ऑक्सीजन देता है तो ये SO3 में बदल गया, खुद अपने आप को V2O4 में कन्वर्ट कर लिया, तो +5 से +4 में चला गया। लेकिन जब ये +4 में गया तो ये तो एक काम जो करना था कर दिया, फिर जो ऑक्सीजन जो उसको दिया था वो क्या करता है, इस ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है, तो फिर से +4 से यह क्या हो गया, +5। मतलब वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो कैटालिस्ट है एक बार +5 से +4 में गया और फिर दूसरी बार दूसरे स्टेप में +4 से +5 में आया। मतलब इसने अपने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज करके इस रिएक्शन की सहायता कर दी, इसीलिए तो वो कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट का काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देना, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देना, प्रमोट कर देना, बड़ा कर देना। जो रिएक्शन काफी समय में हो रहा था वह रिएक्शन अब कम ही समय में हो जाएगा और ज्यादा स्पीड से होगा। जरा देखिए यहां पर एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा जरा कि इसमें ये आयोडाइड है और ये पेरोक्सो डाइसल्फेट है, इन दोनों के बीच में फेरिक Fe3+ आयन कैटालिस्ट का काम करेगा। आयोडाइड जिसमें ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन बनता है और इसका रिडक्शन होकर के सल्फेट बन जाएगा। इसमें ये Fe3+ कैसे काम कर रहा है, कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है। क्या करेगा, पहले अपना ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो फेरिक आयन ये जो देखिए ये ले लेगा, इससे फेरिक आयन क्या करेगा, आयोडाइड को बोलेगा लाओ भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और ये फेरस बन गया और ये आयोडाइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, आयोडीन में, ऑक्सीडेशन हो गया आयोडाइड का। अब क्या करेगा कि इससे ये जो आया, इससे कहा कि देखो भाई आयोडाइड ने 2 इलेक्ट्रॉन हमको दिया है, वो 2 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, तो फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, खुद को फेरिक में मतलब +3 में कन्वर्ट कर लेगा और इसको क्या कर लेगा, सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन का यूज कर गया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लिया, बाद में यही 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब पहले +3 से +2 में फेरिक आयन फेरिक फेरस में कन्वर्ट हुआ और फिर फेरस जो है फेरिक में। तो इसके पास सुविधा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का, इस वजह से ये कैटालिस्ट का काम कर सकता है। कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे हैवर्स प्रोसेस में कौन काम कर, हैवर्स प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का प्रिपरेशन
ऑपरेशन किया जाता है। इसमें आयरन जो है Fe वह क्या करता है, Fe जो है Fe ये क्या करेगा, ये कैटालिस्ट का काम करता है, मोलिब्डेनम प्रमोटर का काम करेगा, है ना। हाइड्रोजनेशन अगर आप अल्कीन का अल्काइन वगैरह का कराइएगा उसमें प्लेटिनम, प्लैटिनम, निकेल वगैरह का यूज करते हैं, ये हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का है। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल हैं, सिर्फ हैवर्स प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस ही नहीं, बहुत सारे प्रोसेस हैं। और जहां पर ये ट्रांजिशन मेटल और उसके जो कंपाउंड्स, सिर्फ ट्रांजिशन मेटल ही नहीं, उनके वेरियस ऑक्साइड्स और अलग अलग कंपाउंड्स जो हैं, खास करके ऑक्साइड ही, वो क्या करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। तो और इसका कारण क्या है, कैसे कैटालिस्ट का काम कर पाता है, क्योंकि उसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की सुविधा है। आइए अब इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, इन केस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कुछ कलर भी ऑब्टेन होता है। और ये कलर क्यों ऑब्टेन होता है, डी डी ट्रांजिशन। हालांकि डी डी ट्रांजिशन का जो कंसेप्ट है, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब जाएगा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ को रिलीज करता है, जो हम लोगों के रेटिना तक आता है और सबस्टांस कलर्ड दिखाई देता है। तो अभी वो क्वेश्चन है, वो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वहां पर देखेंगे। अभी सिर्फ ये जानिए कि D1 से लेकर के D9 तक अगर इसमें से कोई भी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखने वाला है कंपाउंड, उसका सेंट्रल एटम, तो निश्चित रूप से वह कलर्ड होगा। वह क्या होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए। इसकी संभावना, पूरी संभावना है। लेकिन अगर D0 है, इम्पटी है या फुलफिल्ड है, मतलब D0 और D10 अगर होगा तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस होगा। लेकिन D1 से लेकर के D9 अगर होगा ये कलर्ड होगा। क्या होगा, कलर्ड हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। अगर देखा जाए तो ये डीडी ट्रांजिशन के एक्सेप्शन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि पर मैग्नेट क्रोमेट और डाइक्रोमेट में ये +7 +6 +6 है, 3D 0 है। ये 3D क्या है, 0 है। 3D 0 होते हुए भी, इम्पटी होते हुए भी ये कलर्ड है। और तो डीडी ट्रांजिशन तो पक्के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि इन सबों में डीडी ट्रांजिशन नहीं होता है। तो फिर भाई कलर कहां से आ गया, तो ये कलर होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। देखिए चार्ज ट्रांसफर को अभी रेजोनेंस समझ करके चलिए। तो ये रेजोनेंस के जैसा ही है, ये चार्ज ट्रांसफर होता है। CO2 रेड दिखाई देता है, MnO4 पर्पल दिखाई देता है ना, क्रोमेट आयन ऑरेंज दिखाई, डाइक्रोमेट येलो दिखाई देता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये उल्टा हो गया है। ये येलो है और ये जो है ऑरेंज कलर और ये रेड है। तो इस तरह से जरा देखिए कि ये सब कलर्ड है। उनका कारण क्या है, चार्ज ट्रांसफर है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है।